आप सभी का साकेत की ऑनलाइन क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछली कई वीडियो में हमने आपको सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न उपादानों से परिचित करवाया, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की आधारभूत मान्यताओं के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था या पद के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण का जो भारतीय प्रतिमान है उसके बारे में आपको बताया, आपके बीच में चर्चा पर चर्चा संपन्न की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम आप लोग पढ़ेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, सूक्ष्म शिक्षण का महत्व, सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता और सूक्ष्म शिक्षण की परिसीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। कहने का मतलब सूक्ष्म शिक्षण में कौन कौन से दोष निहित हैं, इन सब बातों की चर्चा परिचर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। क्लास शुरू हो इसके पहले हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तव में शिक्षण के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवाचार के रूप में, इनोवेशन के रूप में हमारे सामने आता है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तव में शिक्षण के जो विभिन्न महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनके सूक्ष्मीकरण से है, उनको छोटा कर देने से। इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिक्षण में मुख्य रूप से कौन कौन सम्मिलित होते हैं, जैसे शिक्षक सम्मिलित होता है, छात्र सम्मिलित होते हैं, विषय वस्तु होती है, शिक्षण विधि होती है और साथ ही समयावधि का भी ध्यान रखा जाता है। इन सारे अवयव को लिमिट में ला देना, छोटा कर देना, सीमित कर देना ही सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा है, या यूं कहिए कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा इसी पर अवलंबित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक उद्देश्यों की चर्चा की जाए तो उद्देश्य काफी व्यापक होते हैं और एक आइडियल सिचुएशन को, एक आदर्श स्थिति को प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में क्या होना चाहिए। अब अगर सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्यों पर बात की जाए तो सूक्ष्म शिक्षण के कई उद्देश्य गिनाए जा सकते हैं। स्पेसिफिक रूप से जैसे हम शिक्षण के उद्देश्य क्रिएट करते हैं, उससे थोड़ा सा इतर सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है, क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य तो अत्यंत व्यापक होता है, बहुत बृहद होता है। उसमें संज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक आदि पक्ष सन्निहित होते हैं। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह उद्देश्य होता है कि छात्राध्यापक में जिस कौशल के अभ्यास हेतु सूक्ष्म शिक्षण संपादित हो रहा है उस कौशल में प्रवीण बना देना, उस कौशल में दक्ष बना देना। ठीक है, यह मुख्य उद्देश्य है शिक्षण कौशलों का विकास करना केन प्रकारेण। चूंकि अगर आप सूक्ष्म शिक्षण की जो मान्यताएं हैं, अगर उन मान्यताओं पर अगर आप ध्यान दें तो सूक्ष्म शिक्षण की यह एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि यह जो है छात्राध्यापकों में जो है शिक्षण कौशल को जन्मजात न मान करके जो है प्रशिक्षण की योग्यता मानता है। और कहने का मतलब यह है कि यह मानता है कि शिक्षक जन्मजात नहीं होते, अपितु शिक्षकों का विकास किया जा सकता है, शिक्षकों के अंदर जो है शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। अब किसी नए शिक्षक में भी यह विकास संभव है
पुराने शिक्षक होते हैं, अगर उनके शिक्षण कौशल में कहीं कोई दोष है, कहीं कोई कमी है या कुछ ऐसे नवाचार हैं जिनका विकास जो है अद्यतन में शिक्षकों के बीच या शिक्षकों में या परस्पर शिक्षकों में किया जाना है, तो सूक्ष्म शिक्षण का आश्रय लिया जा सकता है। तो इन्हीं सब संदर्भों को, बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आप लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का पहला उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि प्रशिक्षुओं में शिक्षण कौशल का विकास करना, प्रशिक्षुओं में शिक्षण कौशल का विकास करना। यह पहला उद्देश्य है और इसका कोर एम है, मुख्य उद्देश्य है। जो सारे उद्देश्य हैं इसी शिक्षण कौशल के विकास हेतु ही निर्धारित होते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वह यही होता है कि हम छात्राध्यापकों में किसी पर्टिकुलर जो टीचिंग स्किल है उसका विकास करें। उस टीचिंग स्किल में उस जो हमारा टीचर है उसको स्किल्ड करें, उसको जो है कौशल युक्त बनाएं, उसको कुशल बनाएं, दक्ष बनाएं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण कौशलों के बारे में आप अलग से विस्तार से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं और उन शिक्षण कौशलों के कौन कौन से महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो जो मुख्य शिक्षण कौशल हैं उनमें प्रस्तावना कौशल है, श्यामपट्ट कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, व्याख्यान कौशल है, अनुशीलन कौशल है। एक कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है, ठीक है ना। कम से कम इतने कौशलों के बारे में तो आपको स्पष्ट जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक। तो पहला उद्देश्य समझ में आ गया। प्रशिक्षुओं में या प्रशिक्षणार्थियों में, छात्राध्यापकों में, छात्राध्यापकों में, जो भी आप कहना चाहें, शिक्षण कौशल का विकास करना। अब कौशल का मतलब क्या होता है? कौशल का मतलब यह होता है कि किसी कार्य को इस भांत किया जाए, ठीक है ना, कि उस कार्य को करने में मितव्ययिता का दर्शन हो, मितव्ययिता प्रकट हो। अब मितव्ययिता का मतलब यहां क्या है? समय, श्रम, तकनीक, धन आदि जो हमारा लग रहा है वो कम से कम लगे और जो हमारा आउटपुट या प्रतिफल मिले वो मोर देन मोर, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम जो हमारा आउटपुट हो और हमारा इनपुट क्या हो, मिनिमम हो। यानी कम से कम श्रम लगा करके, कम से कम समय में हम जब ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने लगते हैं तो मान करके चलिए कि हम उस कार्य को करने में दक्ष हो गए हैं। या कौशल के विकास को आप सामान्यीकृत के साथ जोड़ सकते हैं कि जब शिक्षण के जो तमाम अवयव हैं उन अवयवों के बारे में हम जो है सामान्यीकृत हो जाते हैं, आप उन अवयवों का सामान्यीकरण सफलतापूर्वक कर लेते हैं, तब भी कहा जाएगा कि आप उस कौशल में दक्ष हो। ये पहला उद्देश्य, इसको आप ध्यान में रखिएगा और यह मुख्य उद्देश्य भी है। अब जो दूसरा उद्देश्य है वह है प्रशिक्षुओं में शिक्षक गुणों का विकास करना। प्रशिक्षुओं में शिक्षक गुणों का विकास करना। आपने विद्यालय प्रबंधन नामक प्रश्न पत्र में शिक्षक के तमाम गुणों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा,
चर्चा हुई होगी। अब चूंकि इसकी मूल मान्यता ही है कि शिक्षक जन्मजात नहीं होते, अभी तो शिक्षकों का विकास हो सकता है। तो जब शिक्षकों का विकास हो सकता है तो शिक्षकों में या भावी शिक्षकों में शिक्षक के गुणों का भी विकास किया जा सकता है, क्योंकि जब शिक्षक के गुण छात्राध्यापकों में विकसित नहीं होंगे तो वह भविष्य में सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य संपादित नहीं कर पाएंगे, कुशलतापूर्वक शिक्षण कार्य संपादित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षक गुण, अब शिक्षक के कौन कौन से गुण हैं भाई? जैसे सत्यवादिता, यानी सत्य का सामना करने का साहस शिक्षक में होना चाहिए। अपने छात्रों को समझने का गुण उसके अंदर होना चाहिए। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का गुण उसके अंदर होना चाहिए। अनुशासन के बारे में, पुनर्बलन के बारे में तमाम गुण हैं जो शिक्षक के अंदर विकसित ही होने चाहिए, क्योंकि उन गुणों, उन विशेषताओं के अभाव में शिक्षक अपने शिक्षक दायित्व का निर्वहन कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से धीरे धीरे सूक्ष्म तरीके से थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं, शिक्षक गुणों का विकास करते हैं। धीरे धीरे जो प्रशिक्षु हमारा होता है, ठीक है ना, वो प्रशिक्षु धीरे धीरे उन गुणों को आत्मसात करता जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि वह शिक्षक गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। तमाम शिक्षक की विशेषताएं उसके अंदर परिलक्षित होने लगती हैं और वह भविष्य में एक कुशल और सफल शिक्षक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। ये दो उद्देश्य हो गए। तीसरा उद्देश्य है प्रशिक्षुओं को शिक्षण की परिसीमाओं से अवगत कराना। तीसरा उद्देश्य है प्रशिक्षुओं को शिक्षण की परिसीमाओं से अवगत कराना। अब शिक्षण की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशन। ऐसा नहीं है कि शिक्षण की प्रक्रिया अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट नहीं होती, अनंत प्रकार की नहीं होती है शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण का स्वरूप, बल्कि शिक्षण की कुछ सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं को लांघना किसी भी सूरत में किसी भी शिक्षक के लिए संभव नहीं होता। अब शिक्षण की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, कौन कौन सी लिमिटेशन होती हैं, उन लिमिटेशंस के बारे में जो है सूक्ष्म शिक्षण भावी शिक्षकों को यानी प्रशिक्षुओं को अवगत कराता है, जिससे कि वे सीमाओं से अवगत रहते हैं। तो उस सीमाओं का मतलब यहां आप इसको एक परिधि के रूप में समझ सकते हैं। इस जो है परिधीय शिक्षण करना। भाई अगर आप अपने शिक्षण को किसी सीमा से आबद्ध नहीं करेंगे, बहुत ही निर्बाध तरीके से शिक्षण कार्य करेंगे, तो शिक्षण का स्वरूप अपरिधीय हो जाएगा, इतना अधिक व्यापक, इतना अधिक सामान्य स्वरूप वाला हो जाएगा कि फिर उसका महत्व ही समाप्त समझिए। अब जैसे शिक्षण को अगर सीमित करना है तो कैसे हम सीमित कर सकते हैं, इसको जरा देखिए। शिक्षण को हम टीचिंग एम्स के माध्यम से सीमित कर सकते हैं। हम शिक्षण के कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे, उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण कार्य करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या करता है, उद्देश्यों के निर्धारण में प्रशिक्षुओं को पारंगत बनाता है। शिक्षण विधियों के माध्यम से, शिक्षण कौशलों के माध्यम से, अर्थात उनके उपयोग के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण के स्वरूप को परिसीमित कर सकते हैं। समयावधि को यानी जो ड्यूरेशन है, क्लास ड्यूरेशन के आधार पर हम शिक्षण प्रक्रिया को सीमित करने का प्रयास करते हैं। विषय वस्तु के आधार पर हम शिक्षण को परिसीमित करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से एक कुछ आधार है जो शिक्षण प्रक्रिया को सीमित बनाते हैं, उनकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या करता है, छात्राध्यापक
परिचित कराता है, जिससे कि वह समयबद्ध और उत्तम तरीके से शिक्षण कार्य संपन्न कर सके। अगला उद्देश्य देखते हैं। अगला उद्देश्य है कक्षागत समस्याओं का बोध कराना। प्रशिक्षुओं में या प्रशिक्षुओं को कक्षागत समस्याओं का बोध कराना, ये अगला उद्देश्य है। अब कक्षागत समस्याएं क्या आ सकती है? भाई कक्षागत समस्या, सबसे पहली समस्या तो कक्षा प्रबंधन की ही होती है कि हम कैसे कक्षा को पूर्णतया व्यवस्थित रखें, प्रबंधित रखें, यथास्थान पर छात्रों को बैठाएं। और इस बात आज यहाँ ये भी ध्यान रखना कि आज समावेशी शिक्षा का युग है, तो समावेशी शिक्षा में चूंकि सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए इस बात का भी शिक्षक को ध्यान में रखना होता है कि यदि कोई बालक जैसे दृष्टिबाधिता या श्रवण बाधिता आदि का शिकार है, तो उसको उचित स्थान पर बैठाने का दायित्व शिक्षक का होता है। यानी कक्षा पूरी तरह से प्रबंधित होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर कक्षा प्रबंधित या व्यवस्थित नहीं है तो उस कक्षा को प्रभावशाली नहीं माना जा सकता। तो कक्षा प्रबंधित या व्यवस्थित करने का गुण सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से भावी शिक्षकों में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही अनुशासन की भावना या कक्षा अनुशासन, ये भी जो है महत्वपूर्ण है। भाई अगर कक्षा अनुशासित नहीं रहेगी तो समस्या आनी तय है। तो तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं शिक्षक को व्यवहारिक शिक्षण कार्य के दौरान। जब वह कक्षा में जाता है तो व्यवहारिक शिक्षण के समय कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। एक तो समस्याओं की चर्चा तो हमने आज के समय की साथ की है, लेकिन और भी समस्याएं आती रहती हैं। उन सारी समस्याओं का निदान और उपचार करने की सामर्थ्य सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षुओं में जो है विकसित की जाती है, ताकि वह पूरी सामर्थ्य और शक्ति से जो है पूरी क्षमता से शिक्षण कार्य कर सके। अगला उद्देश्य है प्रशिक्षुओं में साहस का संचार करना। प्रशिक्षुओं में साहस का संचार करना। साहस कहां होता है? साहस वहां होता है जहां भय होता है। ठीक ना भाई? हमें साहस दिखाने की जरूरत कब पड़ती है? जब वास्तव में कहीं ना कहीं भय हमारे अंदर मौजूद है। उस भय से या उस भय को दूर भगाने का नाम ही साहस है। उस भय से लड़ने का नाम ही साहस है। अब जहां भय नहीं होता तो वहां साहस की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि जो प्रशिक्षु है जब उसे मतलब व्यवहारिक जीवन में या व्यवहारिक कक्षाओं को पढ़ाने में या वास्तविक कक्षा में पढ़ाने के लिए जब उसको भेजा जाता है तो अपने आप को भयभीत महसूस करता है। भय तो इतना होता है कि जब आप लोग माइक्रो टीचिंग करोगे तो कुछ लोग माइक्रो टीचिंग करते समय इतना भयभीत होते हैं कि कोयले को कोयल बोल जाते हैं। ना लिखने का ढंग होता है, ना बोलने का ढंग होता है, ना खड़े होने का ढंग होता है, हाथ और पांव में कंपन होता है, बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, सही तरीके से अपनी व्याख्यान माला भी प्रस्तुत नहीं कर पाते। इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अबोध प्रकार का भय होता है, जिसे छात्राध्यापक समझ तो नहीं पाता लेकिन उसे भय महसूस होता है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम निरंतर जो है छोटी छोटी कक्षाओं में छोटे छोटे
रूप में विषय वस्तु को पढ़ाने का प्रशिक्षण देते हैं, जिससे क्या होता है, शिक्षण को लेकर के या वास्तविक शिक्षण को लेकर के उसके अंदर का जो भय होता है वह भय भाग जाता है, दूर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि वास्तविक कक्षा संचालन संबंधी साहस उत्पन्न करना या कक्षा की वास्तविक स्थितियों के साथ समायोजित होकर के शिक्षण कार्य करने की सामर्थ्य विकसित करना सूक्ष्म शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। अगला उद्देश्य है प्रशिक्षुओं में स्वमूल्यांकन। प्रशिक्षुओं में स्वमूल्यांकन की सामर्थ्य विकसित करना या उत्पन्न करना, पैदा करना, जो भी आप लिख सकें। स्वमूल्यांकन क्या का मतलब होता है, अपना खुद का मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन का अगर आप शब्दार्थ जानते हो तो आपको पता होगा कि मूल्यांकन वास्तव में उपयोगिताओं का अंकन करने से है। कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से छात्राध्यापकों में, प्रशिक्षुओं में उस सामर्थ्य को जगाया जाता है, विकसित किया जाता है, जिसके माध्यम से वह अपने ही शिक्षण कार्य का मूल्यांकन भलीभांति करने में समर्थ हो जाते हैं, अर्थात उसकी उपयोगिता और गैर उपयोगिता का सीमांकन वह भलीभांति करने में समर्थ हो जाते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है प्रशिक्षुओं को आदर्श शिक्षक के रूप में विकसित करना। सूक्ष्म शिक्षण का यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि यह प्रशिक्षुओं अर्थात छात्राध्यापकों को, टीचर को एक आदर्श या आइडियल टीचर के रूप में विकसित करता है, अर्थात उनके अंदर एक बेहतर और प्रभावशाली शिक्षक के जो गुण होते हैं उन गुणों का विकास करके उनको एक आदर्श शिक्षक का स्वरूप प्रदान करता है, जिससे वह वास्तविक कक्षाओं में प्रभावपूर्ण तरीके से अपने शिक्षण दायित्व का भलीभांति निर्वहन करने में समर्थ होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है सूक्ष्म शिक्षण के, इनको आप भलीभांति पढ़ लीजिएगा। काफी इजी टॉपिक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो आप न समझ पाए। यहाँ पर प्रशिक्षुओं, हर जगह आप प्रशिक्षु शब्द जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण पड़ाव। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।